तो लेक्चर 5 में हम एप्लैनेटिक सरफेस और एप्लैनेटिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो देखते हैं हम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर आपने पहले भी देखी है कि हमारी पैराक्सियल रेज कौन सी हैं और मार्जिनल रेज कौन सी होती है। जो दूर होती हैं उन्हें हम मार्जिनल रेज बोलते हैं और जो एक्सिस के करीब है उन्हें हम पैराक्सियल रेज बोल रहे थे। ठीक है, तो अब पर्टिकुलरली आप अगर पैराक्सियल रेज के लिए देखो तो इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बन रही है वो हमारी कहाँ बन रही है, यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप मार्जिनल रेस के लिए देखो तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो कि रेस जो है वो सेम जगह से आ रही हैं। ठीक है, पैरेलल रेज है, पर जो वो इमेज बना रही है वो दो डिफरेंट जगह पर बना रही है। ठीक है, इस तरह से तो क्या है कि अगर आपका जो इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए हमारा वो एक पॉइंट पार्टिकल था, तो उसकी जो इमेज है वो फाइनली पॉइंट नहीं बन रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपकी इमेज जो है वो सिमिलर नहीं है आपके ऑब्जेक्ट पे के। तो ये जो हमारा डिफेक्ट है उसको हम स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं, कि जो हमारा ऑप्टिकल सरफेस, जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम है, उसके कर्वेचर की वजह से क्या हो रहा है कि हमें एक डिफेक्ट मिल रहा है अपनी इमेज में, और पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट इमेज नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एब्रेशन मिल रहा है हमें अपने ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला एवरेशन है, इससे बचने के लिए क्या है कि एप्लैनेटिक सरफेसेस होते हैं कुछ। अब एप्लैनेटिक सरफेसेस में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि दो ऐसे पॉइंट होंगे इनके लिए, जो भी हमारा प्लैनेटिक सरफेस होगा उनके दो ऐसे कॉन्जुगेट पॉइंट्स होंगे कि अगर हमारे मान लीजिए पॉइंट 1 और 2 है, और हमने ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट एक पे रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक पे रखा है, तो उसकी जो इमेज है वो किस पे बनेगी, 2 पे। और अगर हमने 2 पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज किस पे बनेगी, आई पे। तो एप्लैनेटिक सरफेस वही होते हैं कि उनमें दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर एक पे आप अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा दूसरे पॉइंट पे बनेगी। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज क्या बनी, पॉइंट ही बन रही है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी यहाँ पर अब नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने जो प्लैनेटिक सरफेस है उनको डिफाइन किया है। ठीक है, और इसको कैरेक्टराइज हम कैसे करेंगे, इसके कैरेक्टराइजेशन ऐसे ही होगा कि जो हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या बनेगी, एक पॉइंट इमेज बनेगी। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, एप्लैनेटिक सरफेस, और जो वो दोनों पॉइंट्स है उन्हें हम एप्लैनेटिक फोकी या फिर एप्लैनेटिक पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एब्स साइन कंडीशन थी जो हमारी पहले आई थी, तो इन पर्टिकुलर सरफेसेस के लिए क्या होगा कि ये जो रेशियो है साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 जो है रेशियो, वो कांस्टेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो n1 h1 अपॉन n2 h2 जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारी एप्लैनेटिक सरफेसेस की प्रॉपर्टी हुई। अब हम कुछ ऐसे एप्लैनेटिक सरफेसेस देखेंगे और उनके एप्लैनेटिक पॉइंट्स कौन से हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या लेके चल रहे हैं, हम ये एक स्फेयर लेके चल रहे हैं। हमारा ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, एक लेंस की फॉर्म में मान सकते हो आप इसे। तो हमारा ये एक एप्लैनेटिक, मतलब इनिशियली मानते हैं ये हमारा एक सरफेस है। अब हमें इसके क्या देखने कि इसके एप्लैनेटिक पॉइंट्स कौन से हैं, कि ऐसे कौन से इसमें पॉइंट्स हैं 1 और 2 कि अगर आप एक पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो दूसरे पे आपको इमेज मिल रही है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया कि इसका जो सेंटर है सी, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ऑब्वियसली एक स्फेरिकल सरफेस का उसका जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, और जो बाहर है वो एयर मीडियम है। ठीक है, और अभी हमने क्या किया कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो सी से एक डिस्टेंस आर बाय एन। ठीक है, आर क्या है, हमारा जो ये स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस थी। तो आर बाई एन डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी रेज जाएंगी और क्या होगा, फिर उनका रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्ट होके पी बी रे बनी हमारी। अब इस रे को अगर आप पीछे बढ़ाते हो तो ये कहाँ पे मिल रही है, एक्सिस पे आई पे मिल रही है। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है इसकी इमेज कहाँ पे बनी, आई पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इसके अलावा जो रेडियस है वो तो आर हो ही गई, और हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या होगा, सिंस ये हमारी इंसिडेंट बीम थी और ये जो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो ये है हमारा नॉर्मल, तो इससे जो एंगल ये बना रही है वो हमारा आई हो जाएगा, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे बना रही है उसका एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, और जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया था तो ये जो एंगल बना रहा है उसे हमने थीटा 2 बोला है।
ठीक है, और जो ये वाला एंगल था उसे हमने θ1 बोला है। तो इस तरह से ये हमारी इमेज है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये प्लैनेटिक पॉइंट्स हैं कि नहीं। जो हमारा O और I है, अगर वो प्लैनेटिक पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कि वो प्लैनेटिक पॉइंट्स है, तो I अगर O R Y N डिस्टेंस पे है तो I हमारा कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं अपना जो डेरिवेशन है उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल OPC। ठीक है, ट्राइंगल OPC में हम देखेंगे यहाँ पे। तो ट्राइंगल OPC कौन सा हमारा, OP और C, इस वाले हमने ट्राइंगल में देखा। तो इसमें हमने क्या लगाया, साइन लो लगाया अपना। ठीक है, तो साइन लो क्या कहता है कि साइन ऑफ वन एंगल अपॉन क्या होगा, उसके सामने की साइड। इसके सामने की साइड क्या हुई, ये PC। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन θ1 अपॉन PC इज इक्वल्स टू क्या होगा, दूसरा हमारा एंगल है I, तो साइन I अपॉन इसके सामने की साइड है OC, साइन I अपॉन OC। तो ये हमने साइन लो से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। PC क्या है, PC आप देखो ये, तो ये रेडियस ही है हमारे जो स्फेयर है उसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, R, साइन θ1 अपॉन R इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन R/N। कहाँ से आया, OC जो है ये हमारा OC, ये R/N है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी। इस तरह से हमें क्या मिला, अपनी इक्वेशन 1 मिल गई है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, स्नेल लो लगाया। स्नेल लो क्या बोलता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन I अपॉन साइन R लिखा। अब N2 की वैल्यू क्या है, सिंस जो बाहर मीडियम है हमारा वो तो एयर है, एयर के लिए N क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए जो हमारा ये फॉर्मूला क्या है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू 1/n। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 2 मिल गई अपनी। अब क्या किया हमने, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे भी n साइन I था, यहाँ पे भी n साइन I था, तो यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो हमारा क्या हुआ, साइन θ1 इज इक्वल्स टू साइन R, और उससे हमें क्या मिला, θ1 इज इक्वल्स टू R। तो मतलब जो यहाँ पे हमारे ये एंगल θ1 है, ये किसके बराबर है हमारा, ये एंगल R के बराबर है। ठीक है, अब अगला ट्राइंगल देखते हैं। तो अब हमने लिया ट्राइंगल OPI, ट्राइंगल OPI, सेम ट्राइंगल हमने लिया OPI, सॉरी, हमने ये ट्राइंगल लिया OPI, ये वाला हमने ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू लिखी। एक्सटर्नल एंगल हमारा क्या है यहाँ पे, θ1। तो θ1 क्या होता है, θ1 क्या होगा आपका, ये वाला एंगल जो है आपका θ2 प्लस ये वाला जो एंगल है आपका। ठीक है, मैं फिर से इसको बना देती हूँ कि जो हमारा ये θ2 है, ये सम होगा इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के। ठीक है, तो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 प्लस एंगल IPO। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो हमारा एंगल IPO है वो कितना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, अब देखिए एक रे ये जा रही, अगर हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी जो परपेंडिकुलर था, और दूसरी हमारी लाइन ये जा रही है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल R, और जो ये वाला एंगल है वो क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के, क्योंकि ये जो दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं, और ये आमने सामने के एंगल हो गए। तो हमारा ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल फिर कितना होगा, सिंस ये टोटल R था, तो R में से अगर आप I घटा दोगे तो आपको ये वाला एंगल पूरा इतना मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि θ1 इज इक्वल्स टू आपका आया θ2 प्लस R माइनस I। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आई है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया फिर, इसको θ1 इज इक्वल्स टू लिख दिया, θ2 प्लस R की जगह हमने θ1 लिख दिया, जो हमारा ये इक्वेशन 3 से आया था। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1 माइनस I। तो यहाँ से θ2 की वैल्यू, अब सिंस ये θ1 और θ1 कट जाएगा, तो θ2 इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे I आ गया है इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ, हमें पता चला कि जो θ2 है वो I के इक्वल है हमारा। ठीक है, और जो θ1 है हमारा वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो अब हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल OCP, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने OCP, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने PCI। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा एंगल, तो ये हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे लिए। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये पहले ही आया था कि जो θ1 है वो हमारा किसके इक्वल है, R के। ठीक है, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से आया था ये हमारा। ठीक है, और जो एंगल I है हमारा वो किसके इक्वल था, एंगल θ2।
तो इस तरह से अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल सेम हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वली होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारा कंफर्म है, हो गया है अभी। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि इनकी ये करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हमने, तो हमने पहले लिया ये सी पी। ठीक है, सी पी अपॉन हमने क्या लिखा है, सी ओ। ठीक है, सी पी अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू सी आई अपॉन सी पी। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से हमने सी आई की वैल्यू निकाली, तो सी आई यहाँ से क्या आया, सी पी स्क्वायर अपॉन सी ओ। अब यहाँ पे हमने फिर से सी पी हमारा कितना था, सी पी हमारा था आर, तो यहाँ पे सी पी की जगह हमने आर लिख दिया। ठीक है, और सी ओ की जगह हमने क्या लिख दिया, आर वाई एन। तो इस तरह से आपका जो सी आई आया वो आया एन आर। ठीक है, तो ये अगर आपका आर एन था तो जो ये आपकी पूरी वैल्यू आई, इमेज की जो डिस्टेंस आई है सी ए से, वो कितनी हो गई, एन आर। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये वाली जो डिस्टेंस आई है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी एंगल के या फिर किसी भी और फैक्टर के। वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है और एन पे डिपेंड कर रही है। तो जो आर है वो तो फिक्स है, हमारी जो रेडियस है स्फेरिकल सरफेस की, और एन भी हमारा फिक्स है। तो इस तरह से क्या आपको पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट आर वाई एन डिस्टेंस पे है तो उसकी इमेज हमेशा कितने पे बनेगी, एन आर पे बनेगी। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये एंगल के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आई है वो एंगल के इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं ओ और आई जो है वो हमारे एप्लैनेटिक पॉइंट्स की तरह काम करेंगे, कि अगर ओ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमेशा ही आई पे बनेगी, और ऐसे ही अगर हमने ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे रखा है, जो हमारा पॉइंट क्या था, आई पे, अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ओ पे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ओ और आई जो है वो किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए एप्लैनेटिक पॉइंट्स हो गए, और उनकी डिस्टेंस कितनी होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आर वाई एन डिस्टेंस पे है तो उसकी जो इमेज है वो कितने पे बनेगी, एन आर डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस के प्लैनेटिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ और सरफेसेस हैं हमारे, उनके लिए देखते हैं कि उनके प्लैनेटिक पॉइंट्स कहाँ होते हैं। तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर लेके चले हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे अगर कोई रे आ रही है जो कि पैरेलल आ रही है आपकी ऑप्टिकल एक्सिस की, तो क्या होगा, वो हमेशा उसके फोकस से होके जाएंगी। और अगर आपकी फोकस से कोई रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से कहाँ पे जाके मिलेगी, वो इन्फिनिटी होके जाएंगी। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि अगर आपकी एफ पे है, अगर ऑब्जेक्ट एफ से जा रहा है तो फिर उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है तो फिर आपकी इमेज एफ पे बनेगी। तो इस तरह से जो एफ और इन्फिनिटी हैं वो किसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, उसके एप्लैनेटिक पॉइंट्स हैं। ऐसे ही हम अगला सरफेस क्या ले रहे हैं, इलिप्टिकल मिरर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इलिप्टिकल मिरर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे जो इनकी फोकी है, इलिप्स की दो फोकी होती हैं, एफ आई, एफ वन और एफ टू। तो एफ वन और एफ टू के लिए भी सेम चीज़ है कि अगर एफ वन पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज आई एफ टू पे बनेगी, और अगर एफ वन पे आपका इमेज है, सॉरी एफ वन पे अगर आपका, एफ टू पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ वन पे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से इलिप्टिकल मिरर के जो फोकी हैं वो ही उसके अप्लैनेटिक पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने अप्लैनेटिक पॉइंट्स भी पढ़ लिया। तो इस यूनिट के लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एक टॉपिक इसमें था प्रिंसिपल फोकी, वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ लेंगे।